हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मैकेनिकल क्लैन का कमांडर जी गोल्डन हॉर्न बीस्ट को सप्रेस करने के लिए अपने मास्टर के द्वारा फाइन किए गए 9 एब्सोल्यूट डिवाइन किंगडम डोमेन को समन कर लेता है और साथ में वो अपने 81 गॉड लेवल के किंग पपेट्स को भी समन कर लेता है, जिसकी पावर का इस्तेमाल करके वो खुद भी सिल्वर विंग किंग यानी कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट को सप्रेस करके पूरी ही तरीके से कैप्चर कर चुका था। मगर तभी लुओ फैंग इरीना को वहां पे समन करता है और मिलियन टाइगर बीटल क्लैन रॉयल आर्मी अटैक सीधा ही उस मैकेनिकल क्लैन के कमांडर के डोमेन के ऊपर करा देता है। इरीना का एक ही कंबाइंड अटैक उस मैकेनिकल क्लैन के कमांडर जी के डोमेन को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी 9 बैटलशिप में से 8 बैटलशिप को हार्म कर देती है। यहाँ तक कि उसके 81 गॉड लेवल के पपेट्स भी हार्म हो चुके थे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में कमांडर जी अपने सामने मिलियन रैलम लॉर्ड इंसेक्ट रेस को देख के एकदम दंग हो चुका था। खास तौर से वहां पे टाइगर बैटल किंग क्लास के वॉरियर्स भी मौजूद थे, जो कि कंबाइंड अटैक उसकी सारी ही स्पेसशिप के ऊपर कर रहे होते हैं। तभी वो कहता है कि ये अटैक इतने पावरफुल है कि पीक किंग लॉर्ड इमॉर्टल भी अगर इनके सामने आ जाए तो वो भी मारा जाएगा। इन अटैक से लड़ने के लिए मेरे 81 गॉड डिवाइन किंग पपेट्स इस समय पूरी ही तरीके से डिस्चार्ज हो चुके हैं। अगर वो चार्ज होते तो शायद मैं इन अटैक को होल्ड कर पाता। और वहीं पे बेचारा कमांडर जी बहुत कोशिश कर रहा होता है अपनी 9 बैटलशिप को बचाने की, मगर वो यहाँ से कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। वहीं पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट लगातार उन सारे ही शिप को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और कई सारे मैकेनिकल पपेट्स को भी डिस्ट्रॉय करके वो अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख रहा होता है। ये देख करके वो कमांडर जी भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पे लुओ फैंग इरीना से कहता है कि इरीना, तुम अपने साथ 10,000 ब्लेड शैडो इंसेक्ट किंग वॉरियर्स को लेकर के जाओ और मेरे सामने मौजूद जितनी भी शिप्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो। इनका सिस्टम बचना नहीं चाहिए, सब कुछ मुझे चाहिए। ये सुन करके इरीना तुरंत ही अपने इंसेक्ट को लेकर के उन सारी शिप के ऊपर धावा बोल देती है, जहाँ पे वो सारे ही इंसेक्ट एक एक करके 8 शिप को पूरी ही तरीके से डैमेज कर चुके थे और उसे यहाँ पे कमांडर जी के कंट्रोल से बाहर ले आए थे। और वहाँ पे उस मैकेनिकल क्लैन के कमांडर की सिर्फ एक ही शिप रह जाती है जिसके अंदर वो खुद बैठा था। तभी इरीना लुओ फैंग को बताती है कि मास्टर, आपका मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब आगे मुझे क्या करना होगा। लुओ फैंग वहाँ पे कुछ नहीं बोलता है। तभी हम गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देखते हैं, जो कि सारी ही शिप्स और सारे ही मैकेनिकल पपेट्स को अपनी स्पेस रिंग में रखे जा रहा होता है। ये देख करके वो कमांडर जी भड़कते हुए कहता है कि मैं इस सिल्वर विंग्स किंग को किसी भी कीमत पे मार के रहूँगा। इसने मेरे 9 एब्सोल्यूट डिवाइन स्पेस शिप में से 8 शिप को अपने कब्जे में ले लिया है और मेरे टोकन को भी मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ वो अपने मास्टर के द्वारा रिफाइन किए गए 9 एब्सोल्यूट डिवाइन किंगडम डोमेन से फिर से ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट को सप्रेस करने की कोशिश करता है। अगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट शी-वू विंग्स का इस्तेमाल करके उस डोमेन से बच के सीधा ही एक और शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां से बड़े ही शानदार तरीके से भाग के निकल जाता है। ये नज़ारा देख करके लुओ फैंग वहां पे एक तिरछी ईवल मुस्कान देता है। वहीं पे पूरी की पूरी लुओ फैंग की टीम इस जीत की जश्न मना रही होती है। ख़ास तौर से बबाता, वो तो डांस करने लगती है। वहीं पे वो कमांडर जी इतना ज़्यादा भड़क चुका था, वो गुस्साते हुए कहता है कि इस सिल्वर विंग्स किंग ने मेरे 8 शिप को अपने कब्जे में लेने के साथ साथ मेरे टोकन को भी अपने कब्जे में ले लिया है। ये क्या सोच रहा है कि ये यहाँ पे मेरे हाथों से बच सकता है। जब तक ये यान जी कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है, मैं इसे कहीं से भी ढूंढ के निकालूंगा। जैसे ही मैं एक पावरफुल रीइंफोर्समेंट टीम को गैदर कर लूँगा, मैं इस सिल्वर विंग किंग को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये किसी भी जन्म में मेरी मुट्ठी से बच नहीं सकता है। मैं इसे पूरे के पूरे यांची कॉन्टिनेंट के अंदर ट्रैक करके रहूँगा। तभी हम लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि अपने डिस्प्ले पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देख रहा होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ गलत नहीं हूँ तो वो मैकेनिकल क्लैन का कमांडर ज़रूर हमें ट्रैक कर रहा होगा।
क्योंकि हमने उसे बहुत ही बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। हमने उसके पपेट और उसकी शिप को अपने कब्जे में ले लिया है, तो वो ज़रूर हम पे अटैक करने के लिए कई सारे लोगों को इकट्ठा कर रहा होगा। और वैसे भी ये यांची कॉन्टिनेंट किंग लेवल इमॉर्टल लॉर्ड से भरा पड़ा हुआ है। उसकी रीइंफोर्समेंट टीम भी आती होगी। अगर वो एक बार आ गई तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरा होगा। मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ सोचना होगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपने डिस्प्ले पे क्लिक करता है और किसी को कॉल लगाता है। वहीं पे कमांडर जी जो कि अपने डिस्प्ले के ऊपर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को ट्रैक कर रहा होता है, मगर सडन उसकी नज़र जैसे ही राइट से लेफ्ट होती है, गोल्डन हॉर्न बीस्ट यानी कि सिल्वर विंग किंग सडन वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख करके कमांडर जी के होश उड़ जाते हैं और वो गुर्राते हुए अपनी पावर को रिलीज़ करता है और अपनी डिस्प्ले को तोड़ते हुए कहता है कि आखिर ये सडन कहाँ से टेलीपोर्ट हो सकता है, ये सडन कैसे गायब हो सकता है, आखिर मेरा डिटेक्टर से डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, वो मेरी रेंज से कैसे बाहर निकल सकता है। तभी कमांडर जी खुद को शांत करते हुए कहता है कि तुम कितनी भी दूर मुझसे निकल जाओ, तुम रहोगे तो इस यांची कॉन्टिनेंट के अंदर और एक ना एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक फेदर ज़मीन पे आके गिरता है और एक स्टार पोर्टल अपीयर होता है और इसके अंदर से स्टार फैंटम किंग बाहर निकलती है और उसके साथ में हमारा गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी होता है। तभी लुओ फैंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ज़रिए स्टार फैंटम किंग को धन्यवाद बोलता है उसकी मदद के लिए। तभी स्टार फैंटम किंग कहती है कि यहाँ पे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुश नसीब हूँ कि मैं लेजेंडरी सिल्वर विंग किंग जो कि मिस सैंड आइलैंड का एक रॉबिन हुड है उससे मिल पाई हूँ। और साथ में तुमने तो मुझे खुद को बचाने के लिए 10 मिलियन मिक्स युआन दिया है, तो मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुमने मुझे पैसे दिए, यहाँ पे हिसाब बराबर। मगर तभी वो स्टार फैंटम किंग कहती है कि फ्यूचर में अगर तुम फिर से लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में फंस जाते हो तो तुम मुझे याद कर सकते हो। ये कहने के साथ वो अपने फेदर को तोड़ती है और लुओ फैंग की तरफ एक फ्लाइंग किस की तरह अपने फेदर को भेजती है और उससे कहती है कि बस इस फेदर को एक्टिवेट कर देना, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगी और उस जगह से तुम्हें निकाल लूंगी। ये कहने के साथ वो वहाँ से चली जाती है और तभी लुओ फैंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट से बाहर आता है और वो कहता है कि ये कितना आसान तरीका है ना पैसा कमाने का। ये कहते हुए वो अपने अकाउंट को चेक करने लगता है और हिसाब किताब लगा रहा होता है। साथ में लुओ फैंग उस स्टार फैंटम किंग के फेदर को भी अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। तभी बबाता उसके पास आती है और लुओ फैंग से कहती है कि यहाँ पे हिसाब किताब लगाना बंद करो, क्योंकि लिए उस मैकेनिकल क्लैन के कमांडर ने तुम्हारे खिलाफ यानी कि सिल्वर विंग किंग, मैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बात कर रही हूँ, उसके खिलाफ उसने बॉन्टी रख दी है। अब तो पूरे के पूरे मैकेनिकल क्लैन वाले गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पीछे पड़े होंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे मैकेनिकल क्लैन के हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे कमांडर जी का मैसेज उन लोगों को मिलता है, जहाँ पे कमांडर जी कहता है कि आप सभी लोगों को सिल्वर विंग किंग को ढूंढना है जिसकी स्ट्रेंथ किंग लॉर्ड इमॉर्टल लेवल पे है और वो एक ह्यूमन का दोस्त है और वो ह्यूमन ट्राइब से बिलोंग भी करता है। उसने हमारे मैकेनिकल क्लैन के कई सारे पपेट्स को कैप्चर किया है और हमारी शिप को भी कैप्चर करके मैकेनिकल क्लैन को काफ़ी भारी नुकसान पहुंचाया है। इस लॉस का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए जो भी उस सिल्वर विंग किंग के बारे में मुझे बताएगा, उसके कोऑर्डिनेट को मुझसे शेयर करेगा, मैं उसे 50 मिलियन यू लॉन्च यूनिट दूंगा। ये बात आग की तरह चारों ही दिशाओं में फैल जाती है और तभी हम वहाँ पे लुओ फैंग के साथियों को देखते हैं, जहाँ पे कैप्टन यान कहते हैं कि मैंने अभी सुना है कि एक सिल्वर विंग किंग है जिसके खिलाफ मैकेनिकल क्लैन वालों ने 50 मिलियन यू लान यूनिट बॉन्टी रखी है सिर्फ उसकी लोकेशन को बताने के लिए। ये बात सुनकर के जुआन पलटता है और अपने कैप्टन से कहता है कि कैप्टन 50 मिलियन यू लान यूनिट आपने कहा, ये बिल्कुल इक्वल है 25 मिलियन मिक्स्ड युआन के। अब तो बेचारा वो सिल्वर विंग किंग किसी भी कीमत पे यांची कॉन्टिनेंट के अंदर छुप ही नहीं सकता है।
वो एक एक इंच अगर आगे बढ़ेगा तो उसके लिए सिर्फ खतरा उसका इंतज़ार कर रहा होगा। ये सुन कर के वहाँ पे सब के सब गंभीर हो जाते हैं। तभी लुओ फैंग बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। बबाता से कहता है कि मैकेनिकल क्लैन वालों ने अब तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर बाउंड्री रख दी है। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बाहर लाना मुसीबत से भरा होगा। तभी बबाता कहती है कि लुओ फैंग, हमें जल्द से जल्द अपने बेस में वापस पहुंचना होगा, क्योंकि ये जो डिटेक्टर हमारे पास है वो सही ढंग से काम ही नहीं कर रहा है। हमारी डिटेक्टिंग डिवाइस हमारे एनिमी से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इसी वजह से आज ये सिचुएशन आ गई है। तभी बबाता कई सारे डिटेक्टर मशीन को लुओ फैंग को दिखाती है, मगर सडन लुओ फैंग का दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगता है। उसकी सेल, उसकी बॉडी आग की तरह जलने लगती है और एक डायरेक्शन में उसे खींचने लगती है। तभी लुओ फैंग कहता है कि ये फीलिंग मुझे तब आई थी जब मैं फर्स्ट टाइम यानशेन वेपन को हासिल करने गया था। आखिर ये इतने सालों के बाद फिर से यही फीलिंग मुझे क्यों महसूस हो रही है? आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? लुओ फैंग को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नाजी रेस की शिप को दिखाया जाता है, जहाँ पे उस शिप का सोल्जर अपने मास्टर के पास आकर के बताता है कि मास्टर, एक ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट हमसे लगभग 300 मिलियन किलोमीटर दूर है और उस पे सिर्फ एक ही ह्यूमन है जिसकी कल्टीवेशन लेवल सिर्फ रैलम लॉर्ड की है। और तभी हम देखते हैं कि इस नाजी रेस के मास्टर के पास एक स्पेस रिंग होती है जो कि उसने अपने हाथ में पहनी थी और इसके अंदर एक मेटल का टुकड़ा होता है। यही मेटल का टुकड़ा लुओ फैंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तभी हम वहाँ पे दूसरे सोल्जर को देखते हैं जो कि कहता है कि मास्टर, मैं आपको बता दूं कि इन ह्यूमंस के पास काफ़ी अच्छी अलायंस है और सपोर्ट है। ये लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करके चलते हैं। तभी वो मास्टर कहता है कि ह्यूमन रैलम लॉर्ड की हिम्मत तो देखो, ये अकेला इस बैटलफील्ड में आ गया है जहाँ पे कई सारे किंग लेवल के इमॉर्टल्स मौजूद हैं। आखिर ये हम सब से इतना हिम्मती कैसे हो सकता है? भले ही मेरा नाजी रेस जो कि अंडर आता है डीमन रेस के, हम लोग कमज़ोर हैं, इसलिए हमें यहाँ पे डीमन रेस के सामने झुकना पड़ता है। मगर अब नहीं, मैं इस ह्यूमन का शिकार करके अपने नाजी रेस को टॉप पे लेकर के जाऊँगा और इस यानजी कॉन्टिनेंट के अंदर अपनी टेरिटरी को बनाऊँगा और इस मिशन का आगाज़ भी मैं इस ह्यूमन से ही करूँगा। ये ह्यूमन हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें लुओ फैंग को दिखाया जाता है जो कि शांति से बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर ही रहा होता है। उसकी धड़कन और तेज़ हो जाती है, उसके सेल और तेज़ उबाल मारने लगते हैं और उसकी बॉडी और तेज़ हीट होने लगती है। जहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि जो प्रेशर मैं महसूस कर रहा था वो प्रेशर बहुत ही तेज़ी से अब हमारी तरफ आ रहा है। ये शायद ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इंटेंशन सही नहीं है। तभी बबाता कहती है कि अगर वो लोग इतनी तेज़ी से आ रहे हैं तो लुओ फैंग, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होगा। ये डिटेक्टिंग डिवाइस कितनी बेकार है, ये तो अभी तक उसका पता भी नहीं लगा पाई है। तभी लुओ फैंग कहता है कि बबाता, लोग सिर्फ हमसे 60 मिलियन किलोमीटर दूर हैं। जहाँ पे लुओ फैंग की पूरी बॉडी उस छोटे से मेटल टुकड़े की तरफ खींचे जा रही होती है। तभी बबाता कहती है कि लुओ फैंग, जल्दी फैसला लो कि हमें क्या करना होगा। तभी लुओ फैंग कहता है कि 50 मिलियन किलोमीटर। बबाता, जल्दी से यहाँ से निकलो। तभी हम देखते हैं कि उन नाजी की शिप लुओ फैंग के कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाती है, जहाँ पे वो शिप का एआई बोलता है कि हम लोग टारगेट की लोकेशन पे पहुंच गए हैं। तभी वो कैप्टन देखता है कि उसके आसपास कोई भी ह्यूमन की शिप नहीं है। ये जान करके वो भड़क जाता है और गुस्से में कहता है कि इस बार वो हमसे बच गया है, मगर अगली बार नहीं। वहीं पे हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि अपने बेस में वापस आ चुका था। तभी लुओ फैंग कहता है कि फाइनली बड़ी ही मुश्किल से हम लोग उस खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकल के आए हैं, मगर इस बार जबकि मैं अपने बेस पे वापस आ चुका हूँ तो मैं पूरी ही तैयारी करके वापस जाऊंगा और उन सब के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करने वाला हूँ। इस बार मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और ना ही इस बार मेरी शिप किसी को डिटेक्ट करने में चूकेगी। ऐसे के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।